Hello everyone, how's you all? This is a new video on financial accounting, and in this I am going to cover the topic consignment accounts. What is consignment? Basically, consignment is a contract in which goods are dispatched by one merchant to another for the purpose of sale on commission basis at the sole risk of sender himself. That means what happens in this contract? In consignment there is a contract जिसमें क्या होगा कि एक जो मर्चेंट है अपनी गुड्स को सेल करने के लिए दूसरे मर्चेंट के पास भेजता है, और जो दूसरा मर्चेंट फर्स्ट मर्चेंट के बिहाफ पे जो गुड्स को सेल कर रहा है उसको उसके बदले कमीशन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन रिस्क किसका रहेगा? फर्स्ट मर्चेंट का ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं द पर्सन हु डिस्पैचेस द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर and he remains the owner of goods until they are sold and sale proceeds belongs to him। ठीक है, जो पर्सन गुड्स को डिस्पैच कर रहा है वो कंसाइनर उस पर्सन को बोलते हैं, और वही गुड्स का ओनर रहेगा जब तक गुड्स को सेल नहीं कर दिया जाता, और सेल होने के बाद गुड्स की जो सेल प्रोसीड्स है वो भी कंसाइनर को मिल जाती है। ठीक है, एंड जो पर्सन गुड्स को रिसीव कर रहा है, फर्स्ट मर्चेंट गुड्स को डिस्पैच कर रहा है सेकंड को, तो गुड्स को जो रिसीव कर रहा है वो कौन हुआ? कंसाइनी। ठीक है, पोजीशन कंसाइनी की किस तरीके से होती है? एक कस्टोडियन के फॉर्म में, मतलब वो कस्टडी में रखता है फर्स्ट मर्चेंट की कंसाइनर की गुड्स को अपने पास, ताकि वो गुड्स को जो है सेल कर सके कंसाइनर के बिहाफ पे, और इसके बदले उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ठीक है, इन एडिशन टू एन एक्सपेंसेस ही माइट हैव इनकर्ड। कोई भी एक्सपेंसेस जो उसने सेलिंग से रिलेटेड किए हैं वो एक्सपेंसेस भी उसको मिल जाते हैं, और साथ में उसको कमीशन मिल जाता है। ठीक है, और गुड्स सो सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी आर कॉल्ड कंसाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गुड्स डिस्पैच की गई हैं कंसाइनर से कंसाइनी को, ये हम कंसाइनमेंट कहते हैं कि दीज आर आवर कंसाइनमेंट। द गुड्स विच आर dispatched by one merchant to another for the selling purpose, this is called the consignment. So in this we can see that the relationship between consignor and consignee will be that of principal and agent. That means consignor who is sending his goods to the consignee is basically consignor will be considered as the principal, and the consignee sell the goods on behalf of consignor will call the his agent। ठीक है, सो इनकी रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट की तरह मानी जाती है, और इस पे एजेंसी का जो एक्ट है उसके ही रूल्स अप्लाई होते हैं। इस तरीके से जो गुड्स का डिस्पैच किया जाता है कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आउटवर्ड कंसाइनमेंट माना जाता है, और कंसाइनी की पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्ड कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनर गुड्स को डिस्पैच कर रहा है, भेज रहा है दूसरे मर्चेंट के पास, और कंसाइनी गुड्स को रिसीव कर रहा है, उसके पास गुड्स आ रही है। फॉर कंसाइनर इट इज़ आउटवर्ड कंसाइनमेंट, एंड फॉर कंसाइनी इट इज़ इनवर्ड कंसाइनमेंट। राइट, देन नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंसाइनमेंट। ये जो हम कंसाइनमेंट की अभी बात कर रहे थे, इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम में मार्केट इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, and it is very difficult for a manufacturer to sell the products directly to consumer। डायरेक्टली क्यों नहीं सेल कर सकते? बिकॉज दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी द हाई कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इफ गुड्स आर सोल्ड थ्रू ओन ब्रांचेस। राइट, सो यहाँ पे क्या कोशिश की जाती है कि लार्ज एरिया में जो कस्टमर स्प्रेड हुए हैं उनको अप्रोच किया जाए थ्रू द अदर मर्चेंट्स। राइट, बिकॉज अगर डायरेक्टली अपनी ओन ब्रांचेस को हर एक मैन्युफैक्चरर ओपन करेगा हर एक एरिया में, तो मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके की प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए गुड्स को कंसाइन किया जाता है, सेल द गुड्स एट होम और अब्रॉड थ्रू द मीडियम ऑफ एजेंट्स। राइट, सो ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे सम अप कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ टू इंक्रीज द सेल्स बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट इन न्यू एरियाज़ और कंट्रीज़। अलग अलग नए नए एरियाज़ में, नई नई कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम कंसाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। टू टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट प्रिवेलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। टू टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशंस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी जगह उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो सकती है तो वहाँ प्राइसेस ज़्यादा होंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड किसी अदर प्लेस पे कम हो सकती है तो वहाँ प्राइसेस कम होंगे।
तो इन्हीं चीज़ों का जो है बेनिफिट लेने के लिए कंसाइन की जा सकती हैं गुड्स अदर मार्केट में, सो दैट दे कैन बी सोल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ एजेंट्स। टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्किल एंड रेपुटेशन ऑफ एजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कि आप जहाँ पे गुड्स को सेल करना चाहते हो, मान लो आप अब्रॉड में सेल करना चाहते हो और वहाँ पे आपकी कोई ना नॉलेज है, ना ही आपके फर्म को कोई ज़्यादा जानता है, तो उस जगह पे कोई ऐसा एजेंट है, कोई ऐसा मर्चेंट है जो कि आपकी गुड्स को सेल कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ पर्टिकुलर स्किल्स टू सेल दैट प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और उसकी रेपुटेशन भी उस पर्टिकुलर एरिया में इतनी बनी हुई है कि वो इजीली प्रोडक्ट्स को वहाँ सेल कर सकता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा कंसाइनमेंट के थ्रू उठाया जा सकता है। एंड टू अवेल द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एजेंट दैट इज़ कंसाइनी फॉर वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा भी जो है एजेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कंसाइनी, जिनके हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, जैसे कि वेयर हाउसिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को एज अ, जैसे हमने बात की थी अभी लास्ट स्लाइड में भी कि वो कस्टोडियन की तरह काम करते हैं। सो इस तरीके से कंसाइनी जो है वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एडवर्टाइजिंग करता है गुड्स की, ताकि उनको ईजीली मार्केट में आगे सेल किया जा सके। Then now we will see the difference between consignment and sale, कि क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कंसाइनमेंट में भी किस लिए की जा रही है, गुड्स को सेल करने के लिए, आखिर मोटिव तो वही है कि गुड्स को सेल करना है, और सेल जो होता है उसमें भी हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, तो इसके लिए हम अलग अलग बेसिस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रिस्क बिलोंग्स टू द ओनरशिप। कंसाइनमेंट में क्योंकि जो कंसाइनर है वही ओनर है, इसलिए रिस्क किसका रहेगा, कंसाइनर का। एंड जो सेल की अगर हम बात करें, ओनरशिप बायर के पास चली जाती है, तो रिस्क जो भी अटैच्ड है गुड्स जो सेल किए उनसे रिलेटेड, वो रिस्क किसको पास हो जाएगा, बायर को। ठीक है। देन ओनरशिप के बेस पे डिफरेंस हम देख लेते हैं कि ओनरशिप गुड्स की कंसाइनर के पास रहती है जब तक कि गुड्स कंसाइनी के थ्रू सेल नहीं कर दी जाती। ठीक है। तो अंटिल द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, द ओनरशिप रिमेन विद द कंसाइनर। एंड इन केस ऑफ सेल, ओनरशिप जो है गुड्स की इमीडिएटली पास हो जाती है बायर को। एक्ट की अगर हम बात करें, कंसाइनमेंट में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो सब सेटल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एजेंसी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे हमने बात की थी प्रिंसिपल एंड एजेंट के फॉर्म में जो है कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप होता है। एंड इन केस ऑफ सेल, डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक्ट का भी डिफरेंस हो गया। देन अगर हम कमीशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट में क्या हो रहा है कि कंसाइनर जो कंसाइनी को गुड्स दे रहा है सेल करने के लिए, वो कमीशन बेसिस पे दे रहे हैं। दैट मीन्स कि जब कंसाइनी उन गुड्स को सेल करेगा तो उन पे जितनी भी अमाउंट की वो गुड्स होंगी, सेल करेगा जितनी गुड्स को, उसके बेसिस पे एक परसेंटेज कमीशन उसको मिल जाएगा। तो कंसाइनी इज पेड अ कमीशन एट एन एग्रीड रेट ऑन द ग्रोस सेल प्रोसीड्स, और इस तरह की कोई कमीशन सेल में नहीं दी जाती। परफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइस, जो मेन टर्म है कंसाइनमेंट अकाउंट में, परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस हमें पता है जो सेल होती है उसमें बिल बनाया जाता है, जिसमें कि परचेज़र को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि वो अमाउंट जितनी भी उस इनवॉइस में मेंशन है वो पे करेगा। क्वांटिटी गुड्स की मेंशन होती है, प्राइस मेंशन होता है, उसमें कितनी वैल्यू अमाउंट की जो है पे करनी है वो मेंशन होता है। अब परफॉर्मा इनवॉइस की अगर हम बात करें, जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ये यूज़ होता है, प्रिंसिपल टर्म इस मानी जाती है, जब गुड्स भेजी जाती हैं कंसाइनर के थ्रू तो वो परफॉर्मा इनवॉइस के साथ भेजी जाती है। परफॉर्मा इनवॉइस एक तरह से एक स्टेटमेंट होती है जो कि रेगुलर इनवॉइस की तरह ही लगती है, लेकिन इसमें कंसाइनी को किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता कि वो जितनी अमाउंट उसमें मेंशन है वो पे करेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि कितनी गुड्स आपको भेजी गई हैं, कितनी उनकी वैल्यू है, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, मतलब उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स बता के और उनकी वैल्यू बता दी जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंसाइनी को वो सारी वैल्यू पे भी करनी है। एक्सपेंसेस की यहाँ बात कर लेते हैं हम। कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस कंसाइनी के थ्रू की जाते हैं, वो रेम्बर्स किसके थ्रू होंगे, कंसाइनर के थ्रू, क्योंकि
जो सेलिंग की जा रही है वो ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर की जा रही है, तो एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड बाय द कंसाइनर। एंड जो परचेजर ने एक्सपेंसेस किए हैं आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स, दीज आर नॉट बोर्न बाय द सेलर। सेलर उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। परचेज हो गई, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, तो परचेजर ही एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो उस तरीके के कोई एक्सपेंसेस सेलर बोर्न नहीं करेगा। देन डेटर्स, कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेटर ऑफ कंसाइनर until he has sold the whole or portion of the consignee। कंसाइनी जो है कंसाइनर का डेटर तब बनता है जब वो कोई गुड्स जो है सेल कर देता है। जितनी गुड्स वो सेल करेगा उनकी वैल्यू के लिए कंसाइनी कंसाइनर का डेटर बन जाता है। कंसाइनमेंट की गई है जो गुड्स, उनकी वैल्यू 1 लाख है, उसमें से 50,000 की गुड्स जो है कंसाइनी ने सेल कर, तो वो 50,000 उसे कंसाइनर को देने हैं। दैट मीन्स ही विल बी the debtor of consignor for amount 50,000, right? And purchaser of the goods immediately becomes the debtor of seller। जैसे ही किसी ने गुड्स परचेज की वो सेलर को पेमेंट करेगा तो वो उसका डेटर बन गया। ठीक है, देन बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स की। तो क्योंकि गुड्स जो है कंसाइनमेंट पे भेजी जा रही हैं तो वो रिटर्नेबल मानी जाती हैं कंसाइनर को। गुड्स जो है सोल्ड नहीं हुई तो वो रिटर्न की जा सकती हैं कंसाइनिंग के थ्रू कंसाइनर। लेकिन परचेज़र जो है गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मान लो गुड्स बिल्कुल कोई ख़राब चीज़ दे दी है या फिर उसको वर्किंग नहीं करी जो उसका काम करना था, तो इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रिटर्न हो सकती है। अदरवाइज़ परचेज़ आपने अगर कर लिया है तो फिर आप गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। शिप है कंसाइनर और कंसाइनमेंट कंसाइनी में दैट विल बी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। केस ऑफ सेल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इज दैट ऑफ सेलर एंड परचेजर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है और सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।